भारत गणतंत्र के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी और पूर्व मानव संसाधन मंत्री, जिन्होंने लंबे समय तक हम लोगों का बराबर मार्गदर्शन किया और आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं अपने बारे में यह कहना चाहता हूं कि वो हमारे गुरु भी रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने मेरा सदैव मार्गदर्शन किया है। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी और इस पुस्तकों के मुख्य संपादक आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्ता, इनके बारे में जो कुछ भी कहना होगा मैं अपने भाषण में ही कहूंगा। और इस पुस्तकों के प्रकाशक श्री प्रकाश जी जैन, सह संपादक एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अमित राय जी जैन और श्रीमान नंद किशोर जी गर्ग इस संस्था के संस्थापक भी हैं और साथ ही साथ पूर्व विधायक भी हैं। और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा अमित जी ने आपको बतलाया कि जब मैं विदेश प्रवास पर था उसी समय इन पुस्तकों को पूरी तरह से पढ़ने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आंशिक रूप से इन पुस्तकों का थोड़ा अध्ययन किया और मैंने अपना भाषण भी तैयार किया। लेकिन जब हमारी आदरणीय बजरंग लाल जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि 35-40 मिनट लग सकते हैं, तो उन्होंने कहा समय तो निर्धारित है। तो मैं आदरणीय बजरंग लाल जी के स्वभाव को मैं जानता हूं, कितने अनुशासित रहते हैं और लोगों को कितना अनुशासित रखते हैं। तो मैंने कहा कितने मिनट बोलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट। तो मुझे कल फिर बैठकर अपने उस भाषण को छोटा करना पड़ा और लिखना पड़ा। मैंने कहा कि यदि मैं एक्सटेम्पोर्ड यदि मैं बोलूंगा तो मैं भाग जाऊंगा, इसलिए मैं लिखकर इस पुस्तक के संबंध में कुछ बातें जो हमारे ध्यान में आई हैं, बहुत सारी बातें छूट गई हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय बजरंग लाल जी का जो भाषण हुआ है सूत्र में ही उसको मैं कंप्रिहेंसिव मानता हूं। जो आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का विचार था, जो चिंतन था, उसको बहुत ही सूक्ष्म सूत्रों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आप सभी जानते हैं कल पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। सबसे पहले मैं एकात्म मानववाद के प्रणेता और भारतीय राजनीति में शुचिता और प्रामाणिकता के नए प्रतिमान गढ़ने वाले महामानव पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें स्मरण भी करता हूं और उनकी स्मृति को मैं नमन भी करता हूं। आज हम सब उनके जीवन दर्शन और उनके दर्शन की समसामयिकता पर 5 खंडों में प्रकाशित पुस्तक के विमोचन के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन पुस्तकों का संपादन आदरणीय बजरंग लाल जी गुप्त ने किया है, जिन्हें मैं मौजूदा समय में भारत के सम्मानित आर्थिक चिंतक और विचारक के रूप में देखता हूं। और जिन लोगों ने भी इन्हें सुना होगा वह भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे। यह पुस्तक 5 खंडों में लिखी गई है। दीनदयाल जी के 5 वैचारिक पक्षों की यह विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करती है। ये सभी खंड मिलकर पंडित जी की मुकम्मल वैचारिकी यानी का जो उनका विचार रहा है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय द्वारा मानवता को एक अनमोल देन एकात्म मानववाद है और यह भारतीय समाज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं की उपज है, जिसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का प्रतिपादन नहीं किया, एकात्म मानववाद को उत्पन्न नहीं किया, उसे गढ़ा नहीं, उसे रचा नहीं, बल्कि उसके दृष्टा बने और उसे उजागर किया, उसे प्रस्तुत किया। मित्रों, एकात्म मानववाद भारतीय मन की प्रकृति है, भारतीय मन का संस्कार है, जो आज से नहीं सदियों सदियों से चला आ रहा है। और पंडित जी भारतीय संस्कृति की पहली एवं एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का
यह संकलित विचार करती है और इसका दृष्टिकोण एकात्मवादी यानी इंटीग्रल है। टुकड़ों टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह कदापि उपयुक्त नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने समस्याएं खड़ी हुई कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देश के सामने अनेक दिशाएं थीं। पश्चिम में प्रचलित राष्ट्रवाद, मैं अपने राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम में प्रचलित राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा थी, प्रजातंत्र की अपनी अवधारणा थी, इसके साथ एक और कैपिटलिज्म था, तो दूसरी ओर सोशलिज्म था। इन सभी व्यवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं भी थी और अपनी अपनी खामियां भी थी। कोई भी विचार अपने में पूर्ण नहीं था। इसके अलावा पंडित जी कहते हैं कि इन सभी विचारों का आदर्श व्यवहार में एक दूसरे के लिए घातक बन जाता है। वह कहते हैं आगे कि पश्चिम से प्रचलित राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करता है। प्रजातंत्र पूंजीवाद के मेल से शोषण का कारण बन गया है। पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवाद आया तो उसने प्रजातंत्र तथा उसके साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही बलि ले ली। यानी इन सभी विचारों में अनेक अच्छी बातें हैं, पर इन सभी अच्छी बातों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न उपस्थित था स्वतंत्र भारत के सामने। मित्रों, जहां से इन विचारों का उदय हुआ था यानी पश्चिम, वह भी इन विचारों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य नहीं कर पाया। पश्चिम को अपने इतिहास में जितनी विकृतियां झेलनी पड़ी, जितनी तकलीफें पैदा हुई, उनका यही कारण है कि उसने मानव को एक सीमित दृष्टिकोण से देखा और उसके एक हिस्से पर ही विचार किया। एक सिरा पकड़ा तो दूसरा सिरा छूटा, दूसरा पकड़ा तो तीसरा छूटा। पंडित जी ने इसी का विश्लेषण किया कि उनके जीवन में तमाम समृद्धि के बाद भी वे सुखी नहीं हैं। यानी उनकी जीवन पद्धति में कहीं न कहीं कोई मौलिक कमी अवश्य है। इसका कारण यह बताते हैं कि पश्चिम के लोग मानव पर समग्र तरीके से विचार नहीं कर पाए। उन्होंने मनुष्य को केंद्र में रखा और उसे एकमात्र कंजम्पशन मशीन की दृष्टि से देखा और समस्त भौतिक संसाधनों को उसकी पूर्ति का माध्यम समझा। अब उपभोग का तो कहीं न कहीं कोई अंत है नहीं, इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, पर संसाधनों की सीमा जरूर है। पर उपभोग की इच्छा पूर्ण न होने पर मानव या तो अवसाद से गुजरता है या फिर उपभोग की पूर्ति के लिए असामाजिक कृत्यों में लिप्त होता है। यह दोनों ही स्थितियां समाज और व्यक्ति के लिए हितकर नहीं है। आप सभी नहीं तो आप में से निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इकिगाई या जापानी जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत कभी न कभी पढ़ा होगा। इसके अनुसार स्वस्थ और लंबा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि कोई मनुष्य अपने परिवार और समाज से कितना जुड़ा हुआ है। पर मनुष्य को केंद्र में रखने और मात्र उसकी इंडिविजुअलिटी को प्राथमिकता देने का यह भी परिणाम हुआ कि मनुष्य धीरे धीरे आत्म केंद्रित होने लगा। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने संकीर्ण हितों को ऊपर रखने लगा और समाज से कटने लगा। यह मानव के ऊपर एकांगिक दृष्टि से विचार करने का ही परिणाम था। साथियों, ऐसे में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय मानव के ऊपर संपूर्णता में विचार करते हैं। वह मानव को तन, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय बतलाते हैं, जैसा आदरणीय बजरंग लाल जी ने कहा, और इन चारों की संतुष्टि या प्रगति को ही मानव की प्रगति बताते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास इन चारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करके ही संभव है। तन की क्या आवश्यकता है? तन में सब कुछ है, हमारे मुंह है, आंख है, बहुत हाथ है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यानी हमारी जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की भी आवश्यकताएं होती हैं। अब मुंह को क्या चाहिए, आंख को क्या चाहिए, आप जानते हैं, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, इसके लिए आंखों के लिए अच्छा दृश्य चाहिए, मैंने बहुत सारी आवश्यकता, विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, तन के सुख के लिए सब सारी चीजें आवश्यक है। मनुष्य को कैसे प्राप्त होंगे? इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। और मन की क्या भूख होती है?
मन की मान, सम्मान, प्यार, जो बहुत सारी चीजें जो बतलाई है आदरणीय बजरंग लाल जी, उसके विस्तार में भी नहीं आता। विद बुद्धि की आवश्यकता ज्ञान होती है, और आत्मा की आवश्यकता उन्होंने कहा भगवान। प्रश्न लोग खड़ा करते हैं कि आत्मा है कहां? मित्रों, जब कभी अपने बिछड़े हुए छोटे बच्चे को यदि कोई मां अपने सीने से लगा लेती है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद जब मिलती है, तो उसको जिस सुख की अनुभूति होती है वो शरीर का सुख नहीं होता है, वो आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मिक सुख कहते हैं। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास तभी संभव है जबकि इन चारों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ शिक्षक भी यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आत्मा एक सर्किल है। आत्मा सर्किल हो नहीं सकती, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अब जैसे कोई बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम मान कर करते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट टोटल अमाउंट वाज ए। मान लिया पूरा धन ए था, और उस आधार पर बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए आत्मा एक सर्किल है, तो आपका आत्मिक सुख बढ़ता चला जाएगा। यानी आत्मा, यह जो सर्किल है, इसका सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली जाएगी। यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ आत्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ आत्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। Circumference of Atma is directly proportional to the magnitude of Paramanand. हम इसको इस रूप में कह सकते हैं। मानव के सुख के लिए, जैसा मैंने बताया, इन सब सारी चीजों की आवश्यकता होती है। एकात्म मानववाद इन सब पर बहुत ही समग्रता के साथ विचार करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात आदरणीय बजरंग लाल जी ने कही है। मैं काम और मोक्ष और अर्थ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा यहां पर। धर्म के बारे में, धर्म या किसी मेरे कोई हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यह सब तारा सेक्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब वह विधि विधान, नियम पर नियम, जो अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देता है, उसी विधि विधान, नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। अखिल ब्रह्मांड का जड़ अथवा चेतन, जो उसके अस्तित्व, जो विधि विधान, नियम पर नियम, उसके अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की, उसके अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देता है, उसे हम धर्म कहते हैं। जो विधि विधान, नियम पर नियम अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा, उसके परिपालन और संवर्धन के साथ साथ विकास की गारंटी देता है, उसी विधि विधान, नियम पर नियम को हम धर्म कहते हैं। इस रूप में धर्म को लिया जाना चाहिए। साथियों, तन, मन, बुद्धि और आत्मा की अवधारणा केवल मनुष्य पर ही लागू नहीं होती है। पंडित जी मानते हैं कि अवधारणा समाज और राष्ट्र पर भी उसी तरह लागू होती है, और प्रत्येक समाज और राष्ट्र का भी अपना एक मन होता है, बुद्धि होती है और आत्मा होती है। समाज और राष्ट्र की भी अपनी एक जीवमान सत्ता होती है, जिस पर शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने के बाद भी आत्मा एक रहती है, और वह मनुष्य निरंतरता में जीवित रहता है। उसी प्रकार राष्ट्र में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होने के बावजूद उसकी आत्मा चिरकाल तक जीवित रहती है, और वही उस राष्ट्र को परिभाषित करती है। पंडित जी राष्ट्र की आत्मा या प्रकृति को, यानी उसके घनीभूत सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को राष्ट्र की चित्त के रूप में परिभाषित करते हैं। अब बहुत विस्तार में जाना संभव नहीं है। साथियों, मानव जीवन की को दो प्रमुख दृष्टियों से देखा जा सकता है। पहली दृष्टि व्यक्तिगत दृष्टि है। मान लीजिए कोई मनुष्य है, मैं हूं या आप हैं, हमारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारी उपलब्धि,
हमारी चिंता, हमारे विचार सभी हमारे अपने हैं। यह जीवन की व्यक्तिगत दृष्टि है, पर इसके साथ ही हम देखें तो कोई इंसान पहले अपनी माता पिता का पुत्र होता है, वह किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, किसी दफ्तर का कर्मचारी होता है, यानी वह अनेक संबंधों के बंधन से बंधा होता है और यह बंधन ही हमारी परिभाषा बन जाती है। हम और आगे बढ़ें तो संपूर्ण विश्व, यहां तक कि सृष्टि से अपना संबंध हम जुड़ा हुआ पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण में हम अपना सुख देखते हैं और संपूर्ण सृष्टि के दुख में हम अपना दुख देखते हैं। क्योंकि हम समस्त सृष्टि से जुड़े होते हैं तो हमारे अपने हित की अपेक्षा समस्त सृष्टि का हित हमारे विचार के केंद्र में होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के पीछे यही दृष्टि कार्य करती है और दुनिया का अकेला देश हमारा यह भारत है जहां के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह संदेश कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है और जो अनंत काल से भारतीय चिंतन परंपरा का यह अंग रही है और यह दृष्टि समष्टिगत दृष्टि है। परिवार, समाज, संसार से होते हुए मनुष्य की यह यात्रा सृष्टि और परमेष्टि तक पहुंचती है और यही मनुष्य का आनंद से साक्षात्कार, यहीं पर मनुष्य का आनंद से साक्षात्कार होता है। और मैं आनंद के साक्षात्कार की बात नहीं कर रहा हूं, परमानंद का साक्षात्कार यहीं से होता है। और मित्रों, जिसने भी दीनदयाल जी को थोड़ा भी समझा होगा वह यह जानता होगा कि एकात्म मानववाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके केंद्र में व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार, जैसा आदरणीय बजरंग लाल जी ने बतलाया, परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज, फिर राष्ट्र, विश्व, फिर अनंत ब्रह्मांड। जब आप कहेंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसका आधार भी हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल जी उपाध्याय का एकात्म मानववाद है। मित्रों, जब भी हम दीनदयाल जी की बात करते हैं लोग सबसे पहले जिस कथन को याद करते हैं, 3 बातें उन्होंने बताई, लेकिन एक की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, उन्होंने ही कहा था। यह एक ऐसा काम है जो लंबे समय तक इस देश में आर्थिक नियोजन का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। आजादी के बाद पहली बार अटल जी ने देश के गांव, गरीब और किसान को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया था और आज यह सरकार भी उसी रास्ते पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। दीनदयाल जी का विचार था कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो अपने राष्ट्र जीवन के लिए ही नहीं सारे संसार के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है और हर देश अपने एक्शन से पूरी दुनिया पर असर डालता है और इन सब में विश्व शांति और सौहार्द के प्रति हमारी एक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता रही है जिस पर हम हमेशा कायम रहे हैं। इसी तरह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी हमें संजो कर रखना चाहिए। योग और आयुर्वेद जो भारत की पूरी दुनिया की देन है, उसका महत्व अब सबको समझ में आने लगा है। योग की प्रतिष्ठा सारे संसार में स्थापित हुई है। आज दुनिया के 195 से 190 देशों में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और साझा करने से विश्व का भी कल्याण होगा। और यह दीनदयाल जी का भी मानना था। यह तो एक उदाहरण मात्र है। साथियों, पंडित जी ने राष्ट्र रक्षा के संदर्भ में बड़ी गहनता के साथ विचार किया था। क्योंकि मैं रक्षा मंत्री हूं, इसलिए राष्ट्र रक्षा का उल्लेख मेरे द्वारा किया जाना मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है। और उनका मानना था कि देश को सैन्य दृष्टि से आत्मरक्षा में समर्थ होना चाहिए। जब 1964 में चीन ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस समय ही दीनदयाल जी ने, उसमें पंडित दीनदयाल जी ने अकेले इस बात के पक्षधर थे कि भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। कितनी दूर की सोच थी। भारत में उनका कहना था, भारत में एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट की बात, ये क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट भारत में होना चाहिए। पहली बार ये बात पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी।
अटल जी ने 1908 में राजस्थान की वीरभूमि पर 5 परमाणु धमाके किए, तो उनके सामने लक्ष्य किसी देश पर एटम बम डालना नहीं था, बल्कि एक डेटरेंट रखना था। है हमारे पास भी कुछ। उस डेटरेंट के कारण ही भारत की सेना में आज आत्मरक्षा का एक विश्वास भी पैदा होता है। 2022 में जब भारत की सेना चीन के साथ इंगेजमेंट कर रही थी, तो बराबर की हैसियत से करती है। यदि भारत की तरफ कोई भी ताकत टेढ़ी निगाह करेगी, तो उसका माकूल जवाब देने की ताकत भी भारत में आज है। साथियों, दीनदयाल जी आर्थिक स्वावलंबन के बड़े पक्षधर थे। आज देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की सोच के आधार पर, उसी दार्शनिक अवधारणा पर, और दीनदयाल जी इस लक्ष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और भारत यदि विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसका आत्मनिर्भर होना यह पहली शर्त है। कम से कम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए तो भारत को आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जरूर हासिल करना ही होगा। हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस राह में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है, इसे भी हमारी सरकार ने भली भांति जाना और समझा है। पूर्व प्रधानमंत्री विजनरी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी निजी क्षेत्र की ताकत को गेम चेंजर मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का प्रोविजन किया था। एक तब का दिन था और एक आज का दिन। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं जिससे हमारे प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में अपने आने के लिए प्रोत्साहित हों। और आप लोगों को जानकर मित्रों खुशी होगी कि हमने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदारी के लिए अलग कर दिया है। केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदा जाए। इस वर्ष यानी 2022-23 के लिए यह 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें भी इस 68% में 25% या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही सारे वेपन्स और प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से नहीं। साथ ही सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का निर्णय लिया है। इससे भारत में नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की राह प्रशस्त हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने हमारे 311 डिफेंस आइटम्स की 3 प्राइवेट इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है। यह इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है क्या? 311 आइटम है। इसे हम किसी भी सूरत में कुछ आइटम 2022, कुछ आइटम 2023, कुछ आइटम 2024, कुछ 2025, किसी भी सूरत में इसके बाद हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, उसे हम भारत में ही बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे। इसलिए यह जारी किया है। इसी तरह डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 कॉरिडोर्स भी हम लोगों ने स्थापित किए हैं। इन हाउस डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम सब सारी चीजों का। हमारा लक्ष्य है कि हम न केवल अपनी जरूरतों भर का सामान बनाएं, बल्कि दूसरे देशों को भी डिफेंस आइटम हम एक्सपोर्ट करें। कुल मिलाकर मैं कहूं तो हम पंडित जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस समय गवर्नमेंट बनी थी उसमें 900 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट था। आज 13,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच गया है। और 2025 आते आते यह अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ तक का हमारा एक्सपोर्ट पहुंच जाएगा। साथियों, बात अब ज्यादा लंबी न करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, यद्यपि इन 5 खंडों को पढ़ने का पूरा समय मैं तो अभी नहीं निकाल पाया हूं, लेकिन कुछ पढ़ा है। मगर आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि यदि भारत के वैचारिक धरातल को समझना है तो ये पुस्तकें आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगी। आदरणीय बजरंग लाल जी ने बड़े परिश्रम से इन पुस्तकों को तैयार किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए जहां मैं उन्हें बधाई देता हूं, वहीं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दीनदयाल जी के विचार दर्शन पर प्रामाणिक पुस्तकों को तैयार किया है, जिनसे हम सब कुछ सीख सकते हैं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुस्तक की सफलता के लिए कामना करता हूं और इसके प्रकाशक किताब वाले, मैं प्रकाशक को भी अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।